सहयोग करें। मेरा सभी यूथ कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है, हमारे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग सीनियरिटी को रिस्पेक्ट देते हुए सभी नीचे बैठ जाएं और सीनियर्स के लिए प्लीज़ चेयर थोड़ी सी खाली करें, क्योंकि हमारे सीनियर्स में बुजुर्गवार भी हैं और पार्टी की टॉप लीडरशिप भी है। तो कोशिश करें कि जो हमारे युवा साथी हैं, यूथ कांग्रेस के साथी हैं, सभी लोग हम नीचे बैठेंगे और सबसे पहले मैं ही आपके साथ आकर नीचे बैठूंगा। बहुत सुंदर बात कही आपने चौधरी भाई। हमारे बीच में भानुवाला ग्रांट से बीना जी, कुसुम जी, शीला जी, शांति जी पधारी हैं। समाज सेवी मारिया परवीन जी पधारी हैं। हमारे बीच में वार्ड नंबर 44 से पटेल नगर से सौरभ शर्मा जी, नेहा शर्मा जी, प्रेम भारती, आशीष सिंह, अमित राय, हेमंत मट्टा, अमित राय, गुरदीप रावत, महेंद्र गुप्ता जी पधारे। अब मैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि हमारे पास वक्ताओं की कमी नहीं है, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, मैं अनुसूचित जाति विभाग के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के माननीय अध्यक्ष श्री मदन लाल जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त में, समग्र रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के समक्ष अपने विचार, उनको श्रद्धांजलि देते हुए रखेंगे आदरणीय श्री मदन लाल जी। इसके बाद अल्पसंख्यक विभाग के हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं नवनियुक्त आदरणीय सुलेमान अंसारी जी, वो तैयार रहें, इसके बाद उनका वक्तव्य है। हमारे साथी यहाँ पर आए हैं प्रीतम अरोड़ा, पूर्व महानगर अध्यक्ष, आसिफ वदीक, राहुल कुमार, जीतू रामगढ़, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। हमारी प्रदेश की प्रवक्ता बड़ी बहन गरिमा जी, सबसे पहले तो आज इस मंच के माध्यम से मैं जो 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, आप सभी को इस मंच के माध्यम से पूरे पंडाल को अग्रिम शुभकामनाएं बता देना चाहता हूँ और बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो देश में संकट है, उसको सुधारने के लिए हम सबको बहुत आगे आना होगा। आज हमारे इस मंच के लिए शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के नेता प्रतिपक्ष बहुत ही आदरणीय श्री यशवंत आर्य जी, उनके साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई वैभव वालिया जी, हमारे महानगर के बहुत ही ऊर्जावान साथी महानगर अध्यक्ष भाई जसविंदर सिंह गोगी जी, मंच पर आसीन सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रामरतन सिंह नेगी जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भाई सुलेमान अंसारी साहब और पूर्व काबीना मंत्री श्री सूर्य सिंह सजवाण जी, और तमाम मंचासी जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। बाबा साहब की दो चिंताएं थी, संविधान सभा में उन्होंने बात कही। उनकी चिंता थी कि अगर देश में देश के लोग देश से ऊपर धर्म को मानेंगे तो ये आजादी पूर्णतः से नहीं हो सकेगी, क्योंकि पहली चिंता थी। बलिदान दिया था। आज देश को एक ऐसा व्यक्ति बेच रहा है, देश को एक ऐसा व्यक्ति शासित है जिसका देश की आजादी में उनके पूर्वजों का कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने हमेशा देश के लिए गुलामी करने का काम किया, देश के लोगों को अंग्रेजों के हाथ भेजने का काम किया। वो आज फिर से इस देश के अंदर दो बड़े घराने अडानी और अंबानी उनको इस देश में भेजने का काम कर रहे हैं। तो हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि देश को बचाने के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए हम सबको पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। मित्रों, दोस्तों, अगर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है तो ही संविधान बच पाएगा। संविधान को बचाना होगा तो कांग्रेस के एक एक सिपाही को, एक एक कार्यकर्ता को, हम सबों के नेता आदरणीय राहुल
आदरणीय कन्हैया कुमार जी, आप उत्तराखंड देवभूमि पहुंचे, आप सब ने हमको अनुग्रहित किया है, आपका हृदय से स्वागत है। मैं निवेदन करूंगी गरिमा बनाए रखे कार्यक्रम की। मैंने बार बार कहा ये कार्यक्रम हम सबका है, इसलिए कार्यक्रम की गरिमा मंच पे कृपया यहाँ भीड़ न लगाएं। मेरा अपने युवा वॉलंटियर्स से प्लीज विशाल भोजन जी आए, हमारे नवनियुक्त सुमिंदर भुल्लर जी से मेरा निवेदन है, विशाल भोजन जी हमारे नवनियुक्त जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने मार्गदर्शन में हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजकुमार जी भी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंच पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे नेता जिन्होंने मुझे शासन चुनाव से लेके NSY के अध्यक्ष ने हर एक उसमें मदद करी, उन सभी चीज़ में मेरे हर बार आशीर्वाद देने के काम करने वाले हमारे मार्गदर्शक और मेरे हमेशा साथ देने वाले बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड, हमारे महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी जी, मदन लाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सिंह सजवाड़ जी, आप सबका मैं हमारे बीच में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और भावी विधायक मतलब हमारे विधायक बड़े भाई रवि बहादुर जी का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय हरक सिंह रावत जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके बीच में हमारा प्रादेशिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए एक बार मेरे साथ सब नारा लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव। आज आप सब नौजवान युवाओं के बीच में मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मेरे बड़े भाई यशपाल आर्य जी कह रहे थे कि युवा कह रहे थे, और मुझे लगता है कि भाई प्रीतम सिंह जी भी कुछ दिनों से गोदयाल जी भी मुझे युवा कहने लगे, जबकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। अब युवाओं के कार्यक्रम में आऊंगा तो युवा तो दिखना ही चाहिए, नीचे का जैसा देश वैसा देश, जैसा देश वैसा देश। मुझे पता चला कि हमारे युवा नेता आ रहे हैं, युवाओं का कार्यक्रम है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप सबके सुरक्षा के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए संविधान बनाया है, इसलिए मुझे भी युवा लगना चाहिए। और मैं आप सबकी ओर से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने युवा नेता का कन्हैया कुमार जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सबकी ओर से माला पहना रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ भाई सब लोग। और कन्हैया जी, जहां
चुनाव लड़ रहे थे, मेरी आपकी भेंट नहीं हुई। मेरी आदत नहीं है, मैं काम पर विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे एक जिला, पूरा जिले का संयोजक भाई देवेंद्र यादव जी ने बनाया था और मैंने काफी जनसभाएं, राहुल जी का जिस दिन कार्यक्रम था, खड़गे जी का कार्यक्रम था, काफी कार्यक्रमों में जयप्रकाश अग्रवाल जी और आपके क्षेत्र में मैंने काफी दिल्ली में मेहनत की है, अपनी ओर से काम किया है, लेकिन मैं कभी आपके सामने मुलाकात नहीं की मैंने, इसलिए कि भाई पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो मैं महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आप सबके बीच में आपका बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आप हमारे बहुत ही, आपका जोश निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी युवाओं को और ताकत देगा, मजबूती देगा और उनके विचारों को और मजबूत करेगा। और मैं भाई गोदियाल जी मेरे छोटा भाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। वो चल गए, प्रीतम भाई कहां चले गए? भाई प्रीतम जी, आर्य जी, दोनों मेरे बड़े भाई, और हमारे सूरवीर भाई, गोगी भाई, और हमारी युवा नेता, ये भी युवा है, ज्योति रौतेला जी, भले ही महिलाओं के नेता है, लेकिन काम इसके महिलाओं जैसे नहीं है, युवा नेताओं जैसे काम करती है। और इस कार्यक्रम के संयोजक जो हमारे बहुत ही छोटा भाई, बेटा कहूं, क्योंकि वैभव के पिताजी मेरे अपने मित्रों में से हैं और बहुत साथ हम लोगों ने काम किया है, तो मेरे बेटे की तरह एक बार इसके लिए भी बहुत जोरदार तालियां इसके लिए। हमारे राजकुमार जी और गोगी भाई का मैंने, हमारे बड़े भाई उत्तराखंड के आंदोलनकारी, और हमारे कर्नल नेगी जी, प्रीतम भाई यादव, बड़े भाई के बिना ऐसा लग रहा था, सुना सुना लग रहा था, बड़ा भाई ना हो। हाँ, मदन भाई हमारे, ये हमारे, मैं कल नाम लेना भूल गया आपका भैया, मैं क्षमा चाह रहा हूं। कल के कार्यक्रम में मैं अपने अनुसूचित जाति के प्रदेश के प्रकोष्ठ हमारे अध्यक्ष हैं। कई बार क्या होता है कि गांव गोदियाल जी कल क्या करे थे, गढ़वा इंबोधन, हाँ आपने तो लिया था, वैसे नहीं, मैं भूल गया था, वो दिखे नहीं। हमारी युवा नेता है, छात्र नेता रहे और आज हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी युवा नेता भुल्लर जी, जब खड़े तो हो जाए, आप शक्ल तो दिखाते। हाँ, हमारे युवा नेता, हमारे रवि भाई, बहुत ही हमारे विधायक जी हैं, और हमारे नेक जी, आपका नाम मिल गया, नेक जी हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं कर्नल नेगी जी। जोरदार तालियां भैया, सैल्यूट करते हैं। वैसे बिना टोपी के सैल्यूट नहीं होता है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्योंकि मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूं और इसलिए एनसीसी भी पढ़ी है, सिपाही का बेटा हूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूं, बिना उसके सैल्यूट तो नहीं होता है, लेकिन मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको। तो मैं बहुत लंबी बातें करने के लिए आपके बीच आमंत्रण करने भाई को सुनने के लिए आए हैं। टीवी पे तो लोग सुनते हैं आपको, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष रूप से आपको सुनने के लिए आए हैं और हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ दो पंक्तियां हर जगह दोहराता हूं, आपके बीच में भी दोहराऊं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम सबका मकसद, जितने मंच पर बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं, हम सबका मकसद सिर्फ हंगामा को खड़ा करना नहीं, हम सबकी कोशिश है कि डॉक्टर भीमराव जी के द्वारा बनाए संविधान की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, और जो भी डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के उस संविधान को, लोकतंत्र के मंदिर को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार में बैठा हो, चाहे प्रदेश की सरकार में बैठा हो, हमारा ये नौजवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और लोकतंत्र में, मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी लोकतंत्र में हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा एक उंगली का बटन दबेगा और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हम उनको सत्ता से बेदखल
कर देंगे, उनको एहसास करा देंगे, उनको एहसास करा देंगे। एक बटन, एक उंगली का बटन दबाकर हम तुमको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर ने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर हिंदुस्तान है तो इसके लिए आपको काम करना है। तैयार है कि नहीं है? युवाओं, बुजुर्ग लोगों में जोश दिखा रहा है, युवाओं में जोश नहीं दिख रहा है। तैयार है कि नहीं है? इस बात के लिए तैयार है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को SC ST किसानों को, मजदूरों को, जो लोग उनके हक छीन रहे हैं, हाँ मैं खत्म करो, मैं तो समाप्त करो, मैं भाषण दे ही नहीं रहा हूं। चिंता मत कर बेटा, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। बस भाषण बहुत बार देगा, तुम कन्हैया जी का भाषण सुन रहे हैं। तो जो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? इधर आपका हाथ यूं करके आपने, जिनके हाथ में दर्द है वो नीचे रखेंगे, जिनके हाथ में दर्द नहीं है, पत्रकारों के लिए छूट है, LIU वगैरह के लोग होंगे, पुलिस के लोग, उनके लिए छूट है, बाकी सबके हाथ खड़े होने चाहिए। तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? पीछे नहीं दिख रहे मुझे, पीछे हाथ नहीं दिख रहे। तैयार है कि नहीं है? मंच वाले कतु भाई, घर का नाम है कतु भाई, मैं प्यार से कतु बोलता हूँ, घर का नाम कतु। तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं तैयार है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मानिक खड़गे जी, मानिक खड़गे जी, मानिक खड़गे जी, हमारे युवा नेता कन्हैया जी, जोर से गाओ। अरे भैया एक चीज सुनो, हम बड़े लोग हैं ना, अपने बच्चों को, अपने युवा नेताओं को आशीर्वाद नहीं देंगे तो इनकी ऊर्जा और बढ़ानी, हमको इनकी ऊर्जा और बढ़ानी। कन्हैया कुमार जी की, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा तो संवर जाएंगे। ऐसी प्यार मिलता रहना चाहिए, आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा तो संवर जाएंगे, वरना हवा के झोंकों से बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। बिखरने तो नहीं दोगे, बिखरने तो नहीं दोगे, सजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, बद्री केदार की, गंगोत्री यमुनोत्री की, नीलकंठ महादेव की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड के शहीद अमर है, उत्तराखंड के शहीद अमर है, उत्तराखंड के शहीद अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो ऊर्जा प्रदान की। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड के इस मंच से, जहां हम लोग जय भीम जय हिंद सम्मेलन कर रहे हैं, इस सम्मेलन के मंच से हम बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं। और ये श्रद्धांजलि हम इसलिए यहाँ से देना चाहते हैं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें दर्जन से ज़्यादा लोग फौज की नौकरी करते हैं, क्रांतिकारियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की। इसलिए इस मिट्टी को नमन करते हुए सीधे आप लोगों से मैं दो चार बात करूंगा। उससे पूर्व मैं आदरणीय सम्मानित मंच से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मुझे औपचारिकताएं बिल्कुल पसंद नहीं है। और जितने भी वक्ता आए हैं, सारे वक्ताओं ने कागज पर नाम लिख लिख कर लोगों को सम्मानित किया है कि कोई छूट न जाए। तो मेरे ख्याल से इतना सम्मान काफ़ी है ना? इतना सम्मान काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा सम्मान हो जाएगा ना तो ज़्यादा चीनी खाने से जैसे डायबिटीज हो जाता है, वैसे ज़्यादा सम्मान से भी समस्या हो जाती है। इसीलिए मैं इकट्ठे आप सब लोगों को प्रणाम कर लेता हूँ। और आप सब जो सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे
आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता, इसकी जरूरत और उत्तराखंड में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करने की क्या आवश्यकता है, इस पर दो चार बात रखूंगा। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक चीज का जिक्र किया कि आजकल कांग्रेस के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में है। कितना बेहतरीन बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, तब भी इनको जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को गाली देना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये जीत नहीं पा रहे हैं। कितना मजेदार है कि 3 बार का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं नेहरू जी की वजह से काम नहीं कर पा रहा हूं। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के भी अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया। ये तो वही बात हो गया ना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री रह लिए, अब हमको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की, और देश में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। ये जो संविधान है, इस संविधान को लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के सहयोग से ही किया है। इसीलिए हमको इसका प्रमाण नहीं चाहिए कि हम अंबेडकरवादी हैं कि नहीं हैं। हमको इसका प्रमाण नहीं चाहिए, और खास करके उनसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो आजकल नए नए देशभक्त बन करके घूम रहे हैं। बताइए, हम अपने माँ बाप से कहें कि प्रमाणित कीजिए कि आप हमारे बाप हैं कि नहीं हैं। ये वही बात हो गया ना। कोई कांग्रेस से अगर देशभक्त होने का प्रमाण मांगता है, इसका मतलब वो अपने माँ बाप से उसके माँ बाप होने का प्रमाण पत्र मांग रहा है। अब मम्मी कैसे बताएंगी कि यही तुम्हारे पापा हैं? बताइए। कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों से लड़ी, कांग्रेस पार्टी जिसने ये संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस संविधान को लागू किया। और उसी संविधान की ये ताकत है कि भले हम लोग मंच पर बैठे हुए हैं, युवा हो कि बूढ़ा हो, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा रावत जी के बारे में, हम कह रहे हैं कि युवा हो कि बूढ़ा हो, हेलीकॉप्टर पे चलते हो कि पैदल चलते हो, मोटरसाइकिल से चलते हो, झोपड़ी में रहते हो, महल में रहते हो, सबको बराबरी का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के माध्यम से दिया है। इसीलिए नया नया जो लोग देशभक्ति का चूरन चाट करके और कांग्रेस से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम इतने बड़े देशभक्त हो और गोडसे को भगवान मानते हो, तो एक सवाल का जवाब दे दो। गोडसे के पास बंदूक थी और कहते हो कि बीड़ भी था, तुम्हारे हिसाब से, हमारे हिसाब से कायर था, तुम्हारे हिसाब से बीड़ था, तो गोडसे ने जिन्ना को क्यों नहीं गोली मार दी? बोलो, गांधी को क्यों गोली मार दी? गोडसे ने सॉन्डर्स को गोली क्यों नहीं मारा? गोडसे ने किसी अंग्रेज अफसर को गोली क्यों नहीं मारा? भगत सिंह और उनके साथियों ने सॉन्डर्स को गोली मारी। ये उधम सिंह नगर जिला है ना, उधम सिंह वहां जाकर के, ब्रिटेन जाकर के, लंदन जाकर के जनरल डायर को गोली मार दी, सावरकर ने गोली क्यों नहीं मार दिया? देखो, कहते हैं ना कि ऐसे इस पे हम खड़ा होकर के कहें कि हमारा हाइट जो है वो 18 फुट है, तो हमारे कहने से नहीं हो जाएगा। लोग हम पे हंसेगा, कहेगा नीचे तो देख लो कहाँ खड़े हो। क्या है ना कि झूठ अगर बार बार बोला जाए तो कई बार लगने लगता है कि सच है, लेकिन थोड़ा दिन जब आप पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। प्रचार देख करके अगर दीपिका पादुकोण ने कहा
कि फेयर एंड लवली लगा लो, तो आप लगा लेंगे, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार लगा लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा नहीं होता है। प्रचार करने से, मीडिया खरीद लेने से, झूठ बोल देने से इतिहास नहीं बदल जाता है। इतिहास की सच्चाई होती है, और इतिहास की सच्चाई यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम जय भीम और जय हिंद भी रखा गया है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, अगर अंग्रेजों के खिलाफ देश के तमाम लोग, और जब हम देश कहते हैं तो देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री नहीं होता है, देश का मतलब देश में रहने वाले लोग, और देश में रहने वाले लोग मतलब देश के किसान, देश के मजदूर, देश की महिलाएं, देश के पुरुष, देश के नौजवान, देश के भीतर दुकानदारी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, सेना में अपनी सेवा देने वाले, सरकारी गैर सरकारी, वो तमाम लोग जिनका पोस्टर पे नहीं फोटो आता है, पेट्रोल पंप पर सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ प्रधानमंत्री देश होते हैं। देश वो भी होते हैं जिनका कोई फोटो नहीं होता है, देश वो भी होते हैं जिनका कोई रील नहीं बनाया जाता है, देश के लोग वो भी हैं कि अगर वो अनाज ना उगाएं तो आपका पेट नहीं भरे। बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 20,000 रुपए किलो खरीद करके मशरूम खाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी मशरूम को कोई किसान उगाता है ना, वो ब्लूटूथ से डाउनलोड नहीं होता है। तो देश के किसान, देश के मजदूर, देश के कर्मचारी, बताइए अगर रेलवे का कर्मचारी लाइन में हथौड़ा लेकर के लाइन को ठीक नहीं करे, पटरी ठीक नहीं करे, तो रेल चलेगी? अगर अस्पताल में स्वीपर जा करके बाथरूम साफ नहीं करेगा, फ्लोर साफ नहीं करेगा, तो डॉक्टर बहुत अच्छा दवाई दे दिया है, लेकिन बाथरूम साफ नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा और उस मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा। समाज में, देश में हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गाड़ी में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, गाड़ी में जितना इंपॉर्टेंट क्लच है उतना इंपॉर्टेंट ब्रेक है, जितना इंपॉर्टेंट एक्सीलेटर है उतना इंपॉर्टेंट हॉर्न है, उतना ही इंपॉर्टेंट आईना है, उतना इंपॉर्टेंट इंजन है, उतना इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग है, उतना इंपॉर्टेंट चक्का है। हमारे शरीर में अगर हम ये कहें कि नाक इंपॉर्टेंट है और पाँव इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा करो, पैर काट करके फेंक दो। और जब खाना खाते हैं तो खाने से जो प्रोटीन मिलता है वो नाक में भी पहुंचता है, पाँव में भी पहुंचता है। अब नाक किसी दिन कहने लगे पाँव से कि हम तुमसे ऊंचा हैं क्योंकि हम तुमसे ऊपर हैं, तो पाँव कह के ठीक है हम तुम्हारा साथ छेद छोड़ देते हैं, देखते हैं तुम कितना देर ऊपर टिके रह सकते हो। बिना नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं होती है। कोई गुंबद अगर चमक रहा है मतलब कोई ईंट नींव में पड़ी हुई है, तभी गुंबद चमक रहा है। आजकल यह परिपाटी बनती जा रही है। परिपाटी ये है कि नारा देश का और काम दोस्त का, नारा देश का, संपत्ति देश की और तिजोरी दोस्त का, नारा देश हित का और काम दोस्त हित का, नारा कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री होने का, और सच्चाई सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अभी हमको कोई बताया कि सरेंडर जी उत्तराखंड आने वाले हैं, तो हमने कहा कि चुनाव आने वाला है लगता है, क्योंकि वो वहीं जाते हैं जहां जहां चुनाव होना होता है। तो पता चला कि उत्तराखंड आ रहे हैं, तो देहरादून में बहुत सारे दीवार में एकदम ताजा पेंटिंग हो रहा है। हम बोले देश का प्रधानमंत्री रील बनाने के लिए कितना खर्चा करता है बताइए। प्रधानमंत्री रील बनाए, इसके लिए 5 साल उत्तराखंड की दीवार बंद हो गया है। बड़े जबरदस्त है यार। मास्क आ जाता है यार, तार उधर चल गया।
कर रहे हैं। हम बोले मुख्यमंत्री का अब यही काम बचा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जब जनता से चुन करके आते हैं तो मुख्यमंत्री की अपनी ताकत होती है। प्रधानमंत्री सरेंडर करते हैं इजराइल के सामने और प्रदेश के मुख्यमंत्री सरेंडर करते हैं सरेंडर जी के सामने, तो डबल सरेंडर है। और ये मुख्यमंत्री बन कैसे रहे हैं? तो बीजेपी क्या करती है ना, पता लगाती है कि सबसे बड़ा चापलूस कौन है और उस चापलूस का नाम लिखती है 1 2 3 3 पर्ची बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा मजा 3 पर्ची बना करके फिर उसका जो है लॉटरी करती है। जिसका नाम निकल जाए वो मुख्यमंत्री हो जाता है। तो दूसरे की कृपा से, जनता के वोट से नहीं, दूसरे की कृपा से जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका यही काम होता है कि प्रधानमंत्री रील बनाने के लिए आ रहे हैं, उससे पहले गली गली घूम करके मुआयना कर रहे हैं। है हिम्मत तो पूछो पूछो। उत्तराखंड की जनता ने तुमको वोट दिया है तो उत्तराखंडियों के आत्मसम्मान के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए सवाल केंद्र सरकार से पूछो। पूछो कि हमारे पास पहाड़ है, गंगा निकलती है यहाँ से। एक उन्होंने शायरी शेर पढ़ा उन्होंने दुष्यंत कुमार का, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे हिमालय भी आपके पास है, गंगा भी यहीं से निकलती है, यमुना भी यहीं से निकलती है। उस प्रदेश में सब कुछ होने के बावजूद इस प्रदेश के युवाओं को दिल्ली में जाकर के नौकरी करना पड़ता है, बेंगलोर में जाकर के नौकरी करना पड़ता है, कलकत्ता में जाकर नौकरी करना पड़ता है, हैदराबाद में जाकर के नौकरी करना पड़ता है। और इतनी अच्छी आबो हवा, उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करती है। तो बाहर के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के लोग अपनी साफ हवा, साफ मिट्टी, ये हरे भरे पहाड़, ये नदियाँ, ये पोखर, ये तालाब छोड़ करके शहर की गंदी हवा में काम करने के लिए मजबूर हैं। बोलिए वैभव, सही बोल रहे हैं कि गलत? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए ना कि चुनाव आया है तो आप आए हैं, ये बताइए कि उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बताइए कि नया अस्पताल यहाँ पे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? ये बताइए कि नया विश्वविद्यालय यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है? ये बताइए कि आप हमारा पहाड़ काट करके ले जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताइए कि हाइड्रो पावर प्लांट जो बन रहा है उससे जो बिजली पैदा हो रही है वो देश के बाकी हिस्सों में जा रहा है, हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन अगर ऐसा पूछेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे? रह पाएंगे मुख्यमंत्री? और बताइए ये लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक बनाया है। जो मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गया था वो वापस से मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसीलिए जब आज हम जय भीम जय हिंद सम्मेलन कर रहे हैं तो इस सम्मेलन का एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पे हम सब लोग मंच पे आके बैठ जाएं, प्रोटोकॉल में बारी बारी से भाषण दे दें, बढ़िया जो है फोटो खिंचा लें, रील बना लें, सोशल मीडिया पे डाल दें, बस हो गया। नहीं, इसका यह भी मतलब नहीं है कि बाबा साहब पे फूल चढ़ा दिया, बात खत्म। बाबा साहब पे अगर फूल चढ़ाने से ही बात खत्म हो जाएगी, वो तो प्रधानमंत्री भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2-3 दिन से नीला नीला पहन रहे हैं, नीले नीले अंबर में 2-3 दिन से नीला नीला पहन रहे हैं, क्योंकि उनको पीआर एजेंसी ने बता दिया होगा, मोदी जी दलित लोग बड़ा भावुक होते हैं, इनका वोट लेने के लिए अभी 14 अप्रैल आ रहा है तो 1-2 बार जय भीम बोल दीजिए, नमो बुद्धाय बोल दीजिए, नीला नीला पहन लीजिए, वोट ले लीजिएगा इनका। नोट किए हैं आप लोग? साल भर भगवा भगवा पहनते हैं, अभी 14 अप्रैल आ रहा है तो नीला नीला पहन रहे हैं। ये बूढ़ा बहुत कलाकार है, लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है, बहुत बड़ा एक्टर है। पता है आपको, हम लोगों को ऑस्कर से डिमांड करना चाहिए कि हमारे सिनेमा को तो ऑस्कर नहीं मिल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को ही ऑस्कर दे दीजिए, सबसे बड़ा कलाकार है। और देखिए कितना बड़ा कलाकार है, कल आएगा, इसको देखने जाइएगा। वो ये नहीं देखेगा कि जनता है कि नहीं है, कैमरा है कि नहीं है, ये देखेगा। मैं कहता हूं
क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अशफाकुल्लाह खान ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तमाम जो हमारे देश के लोग रहे हैं, उन्होंने शहादत, बलिदान, कुर्बानी इसीलिए दी थी कि एक दिन लोकतंत्र को तमाशा बना दिया जाए, एक दिन इस संविधान का मजाक बना दिया जाए, एक दिन जो हमको वोट का अधिकार मिला है, जो सबसे बड़ा ताकत का अधिकार होता है। कहते हैं अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो छोट का अधिकार नहीं बन पाता। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको लगता है कि 5 साल में एक बार ही सही प्रधानमंत्री का रोड शो होता देहरादून में? बिल्कुल नहीं होता। फिर प्रधानमंत्री के दोस्त आते देहरादून, प्रधानमंत्री के दोस्त आते, बिजनेसमैन दोस्त आते और यहाँ का पहाड़ काट करके ले जाते, यहाँ का खनिज संपदा चुरा करके ले जाते, यहाँ का पानी बोतलों में भर करके ले जाते, लेकिन कोई नेता आपके दरवाजे पे नहीं आता। ये वोट का अधिकार है कि नेता आपके दरवाजे पे हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, आपकी बस्तियों में आता है। जिस बस्ती में 5 साल में उसके नाली के ऊपर ढक्कन नहीं पड़ा है, वहां लाख लाख करोड़ करोड़ की गाड़ियां आती है। ये वोट का अधिकार है कि नेता आपको पूछता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का मतलब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जय भीम बोलने का मतलब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करने का संकल्प है। सिर्फ फूल चढ़ाने से काम नहीं होगा। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उसको मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा और उनको ये कहना पड़ेगा कि वोट का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अधिकार हम तुमको छीनने नहीं देंगे। इसीलिए आप सब जिस जय भीम जय हिंद सम्मेलन में आए हैं, मैं आप तमाम लोगों से और हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश का गंभीर संकट ये है कि कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोगों ने इस देश में लोकतंत्र को अपने पॉकेट में गिरवी रखने का काम किया है। इस देश की मीडिया खरीदी है, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा बनने वाली बात नहीं है। ये हम तकलीफ से ये बात बोलते हैं, हम दुख से ये बात बोलते हैं, आपको अपमानित करने के लिए बात नहीं बोलते हैं। हमको दुख होता है, हमको तकलीफ होता है कि हमारा टीवी है, हम रिचार्ज कराए हैं, हम खरीद करके लाए हैं, लेकिन उसी टीवी पर 24 घंटे में एक बार भी हमारा मुद्दा नहीं दिखाया जाता है। एक बार भी ये नहीं बताया जाता है कि देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक बार भी नहीं बताया जाता है कि देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, एक बार भी नहीं दिखाया जाता है कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। आपने देखा यही उत्तराखंड की भूमि का मामला है ना, अंकिता भंडारी के केस को किस तरीके से दबाने का काम किया गया है, यही का मामला है। आए दिन देहरादून जो सबसे शांति का जगह हुआ करता था, लोग रिटायर होकर के इस शहर में रहना चाहते थे। जो आर्मी के रिटायर्ड लोग होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होते थे, वो देहरादून में इसलिए घर बनाते थे, कहते थे पहाड़ की तराई में बड़ी शांति है। आज देहरादून की हालत क्या कर दी गई है? आए दिन गोलियां चलती है, गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ जमीन माफिया घूम रहा है। जबरदस्ती अगर उनको आपकी जमीन, आपका घर पसंद आ गया तो जबरदस्ती आपसे रजिस्ट्री करा लेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, आपके परिवार के लोग बाजार में चलने से घबराएंगे। और ये किस बात का कहते हैं देश हित? ये देश हित नहीं कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर दोस्तों का हित कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, देश हित का मतलब ये होता है कि आप हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार आज चरम पर है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां बिना कट कमीशन का काम होता हो। आपको अपनी जमीन पे अपना घर बनाना है, बिना घूस दिए नक्शा पास नहीं होगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही? सही बोल रहे हैं ना? कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई डिपार्टमेंट हो, बिना घूस दिए लोगों का काम नहीं होता है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का क्या मतलब है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का यह मतलब है कि यह देश हमारा भी है, इस देश की संपत्ति पर हमारा भी अधिकार है, इस देश के रिसोर्स पर हमारा भी अधिकार है, और इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है। और वो बराबरी का अधिकार ये है कि हमको भी काम करने का अधिकार मिले, हमको भी रोजगार का अधिकार मिले, हमको भी भागीदारी मिले। अरे खाली वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का भी तो अधिकार होना चाहिए। आज हालत ये है कि अगर आपके पास दौलत नहीं है, अगर आपके माँ बाप ने चोरी बेईमानी से पैसा जमा नहीं किया है,
तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट अगर मिल जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा कि आप शराब बांट सकें, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ला सकें, आप बड़ा बड़ा टेंट और पंडाल लगा सकें, आप दावत दे सकें, आप जागरण करा सकें। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो पहले तो चुनाव लड़ने का अधिकार सीमित कर दिया, और आज वोट देने का, चुनने का अधिकार भी हमसे सीमित किया जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है। इसीलिए जय भीम जय हिंद सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमको लोकतंत्र की व्यवस्था को बचा करके रखना पड़ेगा, हमको वोट की व्यवस्था को बचा करके रखना पड़ेगा, और नेताओं को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। नेताओं से ये पूछना पड़ेगा कि 5 साल के लिए तुमको वोट दिए थे, अगर तुमने जनता का काम नहीं किया, अगर तुमने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, तो अब तुमको गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं था। जिस उंगली से बटन दबा करके तुमको चुने थे, उसी उंगली से कान पकड़ करके तुमको गद्दी से नीचे लेकर के आएंगे। ये हमको जनता को बताना पड़ेगा, ये नेताओं को। इसीलिए संविधान की व्यवस्था रहनी जरूरी है कि संविधान की व्यवस्था रहेगी तो गरीब का बच्चा भी पढ़ पाएगा, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो हमको भी वोट देने का अधिकार होगा, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो हमारा भी इलाज होगा, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो हम भी आत्मसम्मान से सर उठा करके सड़कों पे चल पाएंगे, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो महिला और पुरुष बराबर रहेंगे, संविधान की व्यवस्था रहेगी तो उत्तराखंड के लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हम जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं तो इसको याद करने का मतलब ये है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, इस लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। बोलिए, संकल्पित होते हैं नहीं होते हैं? संविधान बचाना है ना, लोकतंत्र कायम रखनी है ना, लोकतंत्र कायम रखनी है। तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, कोई भी व्यवस्था तभी तक सुचारू रूप से चलती है जब उस व्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। नेता भी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे अगर जनता उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगी। और जब हम जनता बोलते हैं तो जनता मतलब इस भूभाग पर रहने वाले वो सारे लोग। और कांग्रेस पार्टी सबकी भागीदारी को लेकर के सीरियस है, और हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तरांचल नाम रखा गया था इस प्रदेश का। उत्तरांचल, इसको उत्तराखंड किसने बनाया? इसको उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यहाँ के जल जंगल जमीन पे, यहाँ के संसाधन पर पहला हक उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का होगा। इसको सुनिश्चित किसने किया? इसको कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया है। इस देश के भीतर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारी समझदारी ये है कि भारत माता की जय का मतलब भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय तब होगी जब सबको रोजी रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार का अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, लोगों के पास इलाज की व्यवस्था होगी, दवाई की व्यवस्था होगी, विकास में, प्रगति में उनका भी हिस्सा होगा। उससे देश का विकास होता है। देश का विकास इससे नहीं होता है कि प्रधानमंत्री के पास चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज और हमारे आपके चढ़ने के लिए ट्रेन भी नहीं है। देश का विकास इससे नहीं होता है कि हम कहते हैं कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गया। अरे भाई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया तो 5 किलो अनाज लेने के लिए कौन लाइन में लगा हुआ है? हमको जरा ये बता दो तो देश का विकास का मतलब दोस्त का विकास नहीं होता है। देश के विकास का मतलब देश में रहने वाले लोगों के विकास से होता है। इसीलिए मैं खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, NSY, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, आप तमाम कार्यकर्ताओं को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनके प्रोपेगेंडा से डरने की जरूरत नहीं है, इनके जेल से, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास वो बनाते हैं जिनके पास इतिहास की समझ होती है। और आज जब आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो इतिहास की समझ नहीं रखते हैं, जो अपना इतिहास नहीं बनाते हैं, इतिहास उनको भुला देता है। तो आप कांग्रेसियों का इतिहास अंग्रेजों से लड़ने का इतिहास है, इन भाजपाइयों का इतिहास अंग्रेजों के साथ चापलूसी करने का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप उस विरासत से हैं कि गोली हमने उठाई, बंदूक हमने उठाई,
तो वो गोली हमने अंग्रेजों पर चलाई, इन्होंने बंदूक उठाई तो वो गोली इन्होंने महात्मा पर चलाई, उस संत पे चलाया जो संत कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जो सबकी सन्मति मांगता था ये उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। ये हिंसा करते हैं, कमजोर लोगों के ऊपर हिंसा करते हैं, ये सरेंडर करते हैं ताकत के सामने, और हम ताकतवर के सामने उंगली उठा करके पूरी ताकत से सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम गांधी के सिपाही हैं, हम इस देश के संविधान के सेनानी हैं। तो जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इस देश को आजादी दिलाया, वैसे ही हमको संविधान सेनानी बन करके इस देश में संविधान की रक्षा करनी होगी। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप तैयार हैं करने के लिए तो याद रखिएगा, इस देश को अंधविश्वास की नहीं साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, इस देश को बराबरी की जरूरत है, इस देश को समता और बराबरी की आवश्यकता है, इस देश को एकता और मोहब्बत की आवश्यकता है। जो लोग दंगे फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये देव की भूमि उत्तराखंड है। ये नया नियम कानून बोल करके उत्तराखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, कभी पहाड़ी गैर पहाड़ी करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं। तो मैं कहता हूँ इनके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हमारा जन्म मिथिला में हुआ है, मिथिला माता जानकी की धरती है, माता जानकी की भूमि है। मैं कहता हूँ ये कितने नापाक लोग हैं कि ये माता जानकी को प्रभु श्री राम से अलग कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम उस संस्कृति उस परंपरा से आते हैं कि हम देवता के नाम से पहले देवी का नाम लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम में हम बिना जानकी के राम का नाम पूरा नहीं होता है। ये जो लोग सीता जी और राम जी को अलग कर सकते हैं वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। वो गाना है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। ये तो वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं, तो ये भगवान को आपस में बांटने वाले लोग हैं, इंसान को आपस में बांटने वाले लोग हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। हमको उत्तराखंड की एक एक आवाम को जोड़ करके रखना है, हमको इस देश को जोड़ करके रखना है, और हम जोड़ने का काम मोहब्बत से करेंगे, एकता और बराबरी से करेंगे। और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके हक अधिकार को लड़ने को लेकर के कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। बोलिए हैं कि नहीं है? मंच पे आप सब लोग बहुत सम्मान लिए हैं, तो एक बार संकल्प भी ले लीजिए, उत्तराखंड को भाजपा से बचाने का संघर्ष होगा कि नहीं होगा? संविधान विरोधी ताकतों से संविधान को बचाया जाएगा कि नहीं बचाया जाएगा? और बचाया जाएगा तो एक बार आप हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जय गांधी जय भीम, जय सुभाष जय भीम, जय पटेल जय भीम, जय जय फूले जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहे। कि क्या हार में क्या जीत में, कुंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हमारे भाई कन्हैया कुमार जो हमारे भाई ये मोबाइल है, क्या कर भाई पीछे जा नोटियल भाई लोग भाई 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 माला भी अरे मोबाइल नीचे करो यार भाई, मोबाइल नीचे करो। अरे यार की आवाज ही छूटे। आगे आगे आगे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। जो है और आप सब लोग भली भांति परिचित। इस प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोगों के दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिला। यहाँ पर उपस्थित धड़कन है
पूर्व मंत्री रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे। तालियां इसके लिए हमारे राजकुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सम्मानित कन्हैया जी, हेलो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोहब्बत से करेंगे, एकता और बराबरी से करेंगे और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके हक अधिकार को लड़ने को लेकर के कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। बोलिए है कि नहीं है? मंच पे आप सब लोग बहुत सम्मान लिए हैं, तो एक बार संकल्प भी ले लीजिए, उत्तराखंड को भाजपा से बचाने का संघर्ष होगा कि नहीं होगा? संविधान विरोधी ताकतों से संविधान को बचाया जाएगा कि नहीं बचाया जाएगा? और बचाया जाएगा तो एक बार आप हमारे साथ इस नारे को बुलंद कीजिएगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जय गांधी जय भीम, जय सुभाष जय भीम, जय पटेल जय भीम, जय जय फूले जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।